देखिए, भारतीय जनता पार्टी हुल्लड़ पार्टी, ये मुंह से शेर मारने वाले हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं। हम लोग मुंह से शेर नहीं मारते, हम लोग आमने सामने देते हैं। गुजरात वाला मॉडल आप नहीं मानते हैं? गुजरात का मॉडल मानना ही नहीं है किसी को। वो गुजरात ही तक सीमित है। वो दूसरे जगह जहाँ जो लगाएगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो आज यहाँ के आदिवासी बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं। कभी किसी ने सपने में सोचा? एजुकेशन के लिए 100% स्कॉलरशिप देती है राज्य सरकार, और विशेषकर ट्रैवल बच्चों के लिए पहला प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया। और अगली बार पार्लियामेंट पुरजोर शोर से झारखंडी सब भरा रहेगा, इस बार देखिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की राजधानी रांची में, और ये मुख्यमंत्री आवास है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लिखा हुआ है, कितना बदला झारखंड। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो एक बहुत बेहद खास मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं और उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। हेमंत सोरेन साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सूबे के आप मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद। जो हमने नाम दिया है सर इस कार्यक्रम में कि कितना बदला झारखंड, तो आपके मुताबिक कितना बदला झारखंड, क्या बदला? बदलाव जादुई की छड़ी नहीं होती है जी। थोड़ा वक्त तो लेता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि एक हलचल हुई है। हाँ। और उस हलचल में हम लोग अभी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। जी। अभी कोरोना पूरे 2 साल हम लोगों ने कोरोना को देखा है। जी। अभी भी आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन की आहट इधर उधर हो रही है। कल क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना भी समय मिला है उन समयों का सदुपयोग हम लोगों ने किया है। और उसका नतीजा आप देखेंगे कि गांव में, पंचायतों में और पूरे राज्य के हर कोने में एक उत्साह सा माहौल है। वो इसलिए उत्साह सा माहौल है, जो सरकार पहले हेडक्वार्टर से काम करती थी, ब्लॉक कार्यालय से काम करती थी, जिला कार्यालय से काम करती थी, अब वो कार्यालय उठ के पंचायतों में है, गांव में है। हमें देख रहा था जगह जगह रांची में आपकी सरकार आपके द्वार। आप रांची में नहीं, पूरे राज्य में आप देखेंगे। अच्छा। पूरे राज्य के लगभग ये है क्या सर? 5,000 पंचायतों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और आपको ये बता दें कि झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र भी है, जहाँ सड़कें नहीं, जहाँ आने जाने की कोई सही रास्ता नहीं। वहाँ पर मंत्री, पदाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, डीसी, सभी एसपी, सीनियर ऑफिसर्स ट्रैक्टरों में बैठ के जा कर के लोगों के साथ जो सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना उन तक पहुँचा रही है जी। तो और आज सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा। सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुखिया, जिला परिषद, अर्बन एरिया में, म्युनिसिपल में, वार्ड पार्षद, सभी लोग अपने अपने लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सबको बुला करके योजनाओं को जी सुना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में लगभग जो अभी 15 नवंबर से हमने स्टार्ट किया है, अभी तक लगभग 33 लाख आवेदन पड़े। अच्छा। अलग अलग सभी प्रोग्रामों को मिलाकर। और आपको सुनकर खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी। 33 लाख में 22 लाख आवेदनों का निष्पादन ऑन द स्पॉट हुआ। अच्छा। लगभग 80%। मतलब गवर्नेंस को लोगों के घर तक आप एक तरीके से पहुंचा बिल्कुल। आपकी सरकार, आपके द्वार, यही। हाँ। अच्छा। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछूं कि आपके हिसाब से जो अब तक आपने काम किया, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जो आपके साल गुजरे ज़्यादातर तो कोरोना की वजह से परेशान रहे आप, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बड़ा काम आपने किया हो, कोई एक काम जो आपको लगता है कि अभी तक के लिए वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है आपके लिए? एक बताऊं कि अनेकों बताऊं? नहीं, हाँ बताइए, एक तो ज़रूर बताइए। इधर आपके बगीचे में भी घूमते भी हैं, आप अपनी बात बताते रहिए सर। चूँकि मैं दर्शकों को बीच में बताना भी चाहूँगा कि सर खुद बागवानी भी करते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, और ये सीएम साहब का ही बगीचा, गार्डन आप देख रहे हैं। जी सर, काम। मैं वही कह रहा था कि एक बताऊं कि कितने बताऊं? हमने तो ऐसे काम किए हैं जो देश में पहले हैं। हाँ। ऐसा काम किसी भी राज्य में अगर हो तो आप हमें बताएं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें
हम लोगों ने खुद की, जैसे हम्म, अभी जो हमारा नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, हम्म। देखिए मिर्चा का पेड़ है, अच्छा, सुजीत दिखाइए। जो मिर्चा का पेड़, ये खुद लगाया आपने? बिल्कुल अच्छा। ये हमारे घरों में जाता है। ये बीन्स का ये है। अच्छा, बीन्स है हम्म, जी। अच्छा और अभी हम आपको बता रहे थे क्या कि नक्सल क्षेत्रों में, जी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो इस बार प्रोग्राम हम लोगों ने एक सहाय प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ वो क्षेत्र हमेशा से छूटे रहते थे, ना सरकार की नज़रें जाती थी, ना सरकार की योजनाएं जाती थी। अब सरकार उन जगहों पर जाकर के नए युवकों को बाहर निकाल रही है और सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से उनको मुख्य धारा में लाकर विकास से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास की है। और अभी मुझे लगता है कि 5 जिलों में बड़े पैमाने पर बच्चे टर्नअप भी हुए हैं। कल परसों उसका एक उद्घाटन भी मुझे करना है, जहां राज्य स्तरीय इनका एक प्रतियोगिता होगा। ये बैगन आपने यहाँ रखा है? बिल्कुल, हाँ। आज ही मैंने बैगन का भरता खाया है। ओहो, ये देखिए सुजीत, दिखाइए यहाँ पे। इसी वजह से आपको कम दिख अपने रहा लिए है। सब्जियों की व्यवस्था खुद कर ले रहे हैं आप, चलिए। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, हाँ। खेती बाड़ी परिवार से हम लोग हैं, हाँ। तो ये तो छूट नहीं सकता। अगर आप देखेंगे उधर टमाटर के पेड़ भी लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, टमाटर के पौधे भी नजर आ रहे हैं सब उधर। उधर मटर के पौधे भी लग रहे हैं आपको। हाँ। साग है। अच्छा। अभी यहाँ काफ़ी कुछ क्या क्या मूली वूली लगा है यहाँ पर। अच्छा सुरेंद्र साहब, आपका इमर्जिंग झारखंड पर बड़ा फोकस है, तो उद्योग धंधों के लिहाज से आपने क्या काम यहाँ पर किया और उसका हासिल क्या आपको नजर आता है? कुछ ऐसा आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ी? मैं आपको ये बात बाद में बताता हूँ, लेकिन इसके बाद आपने जो बताया कि आपने जो मुख्य काम किए हैं जी, आपको पता है देश में पहला ये राज्य है जहाँ फॉरेन एजुकेशन के लिए 100% स्कॉलरशिप देती है राज्य सरकार। वाह। और विशेषकर ट्रैवल बच्चों के लिए पहला प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया। 6 बच्चों को हम लोगों ने भेज भी दिया। ट्राइबल आदिवासी बच्चे? हाँ, गरीब परिवारों के, वंचित गरीब परिवार। लेकिन अब जो उसका ये हम लोग देख रहे हैं, हाँ। जो बच्चों में रुझान देख रहे हैं, अब उसका दायरा भी बढ़ा रहे हैं और भी समूह को इसमें हम लोग जोड़ेंगे। तो ये बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, विदेशों में, अमेरिका वगैरह? हाँ। अच्छा। और इसके अलावा हम लोगों ने देश में पहला ये राज्य है जहां यूनिवर्सल पेंशन स्कीम सरकार ने स्टार्ट की। अच्छा। वैसे लोगों को, गरीबों को पेंशन दी जाती थी, दिव्यांगों को पेंशन दी जाती थी, विधवाओं को पेंशन दी जाती थी, बट उसमें एक लिमिट फिक्स था कि आप इतने ही लोगों को दे सकते हैं। हमने वो सारी बैरिकेड हटा करके पूरे राज्य में जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पेंशन स्कीम से जोड़ा है। अच्छा। और ये पहले अपने तरीके का योजना है, क्योंकि ये गरीब पिछड़ा राज्य है, गरीबों की संख्या बड़े पैमाने पर है। और साथ साथ में हम लोगों ने इस स्कीम में उन महिलाओं को भी जोड़ा है जो महिलाओं को लोग छोड़ देते हैं। अच्छा। वो परित्यागता की महिलाएं होती रही हैं और गरीबी चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर है, कई लोग मजदूरी करने जाते हैं, मारे जाते हैं, उनका परिवार असहाय हो जाता है, उनको भी इससे पेंशन से हम लोगों ने जोड़ा। अच्छा। अब दिव्यांग जितने राज्य में होंगे सभी को दिया जाएगा, विधवाएं जितनी होंगी उन सभी को दिया जाएगा। अब इसमें कोई ये नहीं रहेगा, राइडर नहीं रहेगा, कोई इधर भी थोड़ा आते हैं सुजीत, देखिए ना, इधर भी कुछ। हाँ, बागवानी की। आइए सर, हाँ बोलते रहिए आप। हाँ। अब कोई ये नहीं रहेगा कि इतने ही लोगों को इस तरफ आइए जी, कितने लोगों को हम लोग करें, अब इसका ये नहीं। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि इमर्जिंग झारखंड, इसमें आप क्या कर रहे हैं? उद्योग धंधों को लाने के लिए यहाँ पर कैसे कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उसमें कितनी सफलता मिली आप लोगों को? देखिए, लोगों ने मुख्यतः तो ये राज्य अधिकतर माइंस मिनरल्स बेस ही लोग स्टडी किया लोगों ने आज तक। 100 सालों से ये चलता रहा, चल भी रहा है, आगे भी चलेगा जी। लेकिन इसका अनुभव बहुत खुशी देने वाला नहीं है। हम लोगों ने माइंस मिनरल से हटकर
अपनी जो सोच बनाई वो थोड़ा ब्रॉड किया। इसको लेकर हम लोगों ने इमर्जिंग झारखंड में अभी जो हम लोगों ने एक पॉलिसी इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, जिसको उद्योगपतियों ने काफ़ी सराहा है। हम लोगों ने लगभग जिस दिन ये लॉन्च हम लोगों ने पॉलिसी करी, दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ था, और उसी दिन लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का ऑफर भी हमें आया। अच्छा। और उसमें से आपको मैं बता दूं, बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन फिर भी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छी होगी, ये मैं मानता हूँ। अच्छा। अभी हम लोगों ने हाल में ही 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डालमिया सीमेंट के द्वारा बोकारो में माइलस्टोन रख भी दिया है। अच्छा। और मुझे लगता है कि 15-16 महीना में वहाँ पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा। अच्छा। और उससे खुशी की बात है कि वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी में 75% लोग स्थानीय लोग काम करेंगे। अच्छा। और इसके अलावा अभी अपोलो ग्रुप्स यहाँ हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जनवरी में 15-16 तक उसकी भी माइलस्टोन रखी जाएगी। और इस तरीके से अभी गारमेंट सेक्टर में जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोगों ने यहाँ लगभग 4 यूनिटें अभी हम लोगों ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है। जिसमें अभी 10 दिन पहले ही लगभग 2200 बच्चियों को लोगों को हम लोगों ने वहाँ जॉब भी दिया उनको। अच्छा। और उसमें सबसे खासियत ये रही कि उन 2200 में 85% लड़कियां हैं। लड़कियों पे खास फोकस है, महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। अभी कोरोना के पीरियड में कई लड़कियां दूसरे राज्यों में बंधक बना करके 5,000-4,000 रुपये में उनको नौकरियां कराई जा रही थी। लिटरली उसका शोषण हो रहा था। उनको रेस्क्यू करा करके यहाँ ला करके उनको 15-15 हज़ार 18,000 रुपये की नौकरियां हम लोगों ने उनके घर के दरवाजे में दिया। तो आपने इतना काम किया है, और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, कोट करके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जल, जंगल और ज़मीन को उजाड़ रही है हेमंत सरकार। वो आगे कहते हैं कि हेमंत सरकार ने झारखंड का हाल बेहाल कर दिया, बालू पत्थर की लूट मची है, जंगल की कटाई, सरकारी भूमि पर कब्जा जोरों पर है। हेमंत सरकार ने चुनाव में किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। ये यूनिवर्सल स्कीम कहाँ से आई? रघुवर दास जी लाए। और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से लगभग 75 लाख लोगों को हम लोग पेंशन देंगे। 75 लाख लोगों को साल में, बूढ़े बुजुर्गों को धोती साड़ी 2 बार हम देंगे। हम लोगों ने 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड अब राज्य सरकार अपने जिम्मे लोगों को दे रही है। ये कहाँ से आ रही है? आज फॉरेन स्कॉलरशिप, आज यहाँ के आदिवासी बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं। कभी किसी ने सपने में सोचा? आम वर्गों के लोग तो किसी के रिश्ते नाते चले गए तो उनको भी बोला भाई मेरा रिश्तेदार है, चलो हम विदेश उसको ले आते हैं। लेकिन इन आदिवासियों को कौन ले जाने वाला था? अच्छा, मतलब इस पर आपका पूरा फोकस है। आज लड़कियों को, जो स्पोर्ट्स पर्सन लड़कियां थी, इनके रिजल्ट में गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां, खाने के लिए उनके पास रोजी रोटी नहीं, दूसरे के यहाँ दाई, रेजा कुली का काम करते थे। उन लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर हम लोगों ने सीधे नौकरी पर रखा। अच्छा। लगभग 40 लड़कियों को हम लोगों ने इस तरीके के लड़कियों को सेलेक्ट करके ये सरकारी नौकरी में रखा। मतलब सोशल स्कीम पे भी बहुत काम हो रहा है। ये सोशल स्टेट ही है। इस स्टेट को आप गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, गुजरात वाला मॉडल आप नहीं मानते हैं? गुजरात का मॉडल मानना ही नहीं है किसी को, गुजरात ही तक सीमित है। अच्छा। वो दूसरी जगह जहाँ जो लगाएगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? वो वहीं के लोगों के लिए सूटेबल है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बड़ी आजकल, चूंकि आपने खुद गुजरात मॉडल का जिक्र कर दिया, डबल इंजन सरकार की बड़ी बात होती है आजकल हर जगह, चुनावी सभाओं में, रैलियों में, कि डबल इंजन की सरकार लाओ। आपके यहाँ तो सिंगल इंजन है। डबल इंजन यहाँ भी थी। अच्छा।
डबल इंजन, तो उसकी कमी महसूस हो रही है क्या? कि डबल होती है? डबल इंजन थी सरकार, हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो इंजन ही इंजन थी, पब्लिक तो था ही नहीं उसमें। अच्छा, डब्बे भी नहीं थे? डब्बे भी नहीं थे। अच्छा, तब इंजन लेके लोग करेंगे क्या? इस वजह से एक इंजन हटा दिया लोगों ने। तो उसकी वजह से अब विकास बॉगी की आ रफ्तार गई में तो इंजन कोई में। कमी तो नहीं आ रही है ना? रफ्तार, हाँ। देखिए यहाँ के लोगों का और यहाँ के लोगों की ज़रूरत डबल इंजन की सरकार को शायद ये सूट नहीं किया। अच्छा। और आज यही वजह है कि आज वो इंजन एक उतर गया, अब बॉगियां लग गई, अब सभी लोग सवार हैं और काफ़ी मतलब उत्साहपूर्वक लोग सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आपका विकास पे फोकस है और इतने काम कर रहे हैं, आपने गिनवाए काम महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब तबके के लिए, आदिवासियों के लिए, फिर ये जो मैं आंकड़ों की ज़ुबानी आपसे बात कर रहा हूँ, ये एंटी लिंचिंग बिल जो आपकी सरकार ने पास किया, मतलब मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद ये तीसरा राज्य है जहाँ पर ये बिल आप लेकर आए, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? मतलब इसके जरिए कुछ खास संदेश तो नहीं देना चाहते आप? नहीं, देखिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताइए। कानून तो ढेर सारे बन रहे हैं। बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। बनने चाहिए। आपको मालूम होगा 2014 के बाद हाँ। देश के अंदर वातावरण क्या था? एक डर, भय, मतलब एक माहौल ऐसा लगता था कि अगर अकेले चल रहे हो दिन में भी तो लग रहा है कि रात के सन्नाटे में चल रहे हैं। आज इस लोकतंत्र का ये चेहरा नहीं था। और शायद हाँ। कारण कोई भी हो, जी। ये वातावरण ऐसा बना कि भाई भाई से लड़ने लगा, समाज में द्वेष फैलने लगे, समाज के अंदर एक ऐसी चीज़ें पनपने लगी जी। जो इस लोकतंत्र के खूबसूरती को खराब कर रहा था। अच्छा। और उस जिसको हम लोग शायद देश दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर भी लेते हैं कि भाई भारत एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां अलग अलग जात धर्म, अलग अलग सोच, अलग अलग रंग बिरंगे लोग रहते हैं और काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो खराब कौन कर रहा है स्वार्थ को? अब खराब कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग विषय है। नहीं, क्योंकि आप लिंचिंग बिल लेकर आए ना, एंटी लिंचिंग बिल, तो इसकी जरूरत आपको महसूस हुई होगी तभी तो। लिंचिंग का मतलब ये सभी के लिए है। लिंचिंग एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये विधेयक कानून पर कोई हिंदू नहीं लिखा, कोई मुस्लिम नहीं लिखा, कोई क्रिश्चियन नहीं लिखा, कोई आदिवासी नहीं लिखा। वो एक बिल है। किसी की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी आप सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। और इस पीरियड में जो हम लोगों ने 2014 के बाद जो हम लोगों ने देखा इस राज्य में, एक तो उदाहरण पेश हो गया था यहाँ पर। मॉब लिंचिंग का ये लॉन्चिंग पैड सा बन गया था। कब? रघुवर दास की सरकार में? पूर्व की सरकार में। अच्छा। हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, आदिवासी मारे गए, सभी लोग मारे गए। तो ये कानून एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है, कानून सभी के लिए है। ये बिल्लियां आपके गार्डन में क्या कर रही हैं सर? ये मैं काफी देर से देख रहा हूँ उनको चहलकदमी करते हुए। वो शायद आज हम लोगों को भी देख करके काफी आप लोग भी कैमरे वैमरे लेके इधर उधर आपको शौक है क्या? मतलब तो ये लोग देखिए हमारे यहाँ कुत्ते भी हैं। अच्छा। तो जानवरों से बैठिए सर। और प्रकृति से हमें थोड़ा लगाव है। हाँ। इस वजह से हम लोग इनको जीने का स्वतंत्रता देते हैं। हाँ। कि तुम भी जियो, हम भी जिएंगे। अच्छा, सह अस्तित्व की भावना से चीज़ें हो रही हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैं फिर आंकड़ों की ज़ुबानी आपसे बात करूंगा। एक और मैं आंकड़ा आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप रोज़गार के फ्रंट पर भी बहुत सारी बातें मुझे बता रहे थे। मेरे पास एक डेटा है कि रोज़गार के फ्रंट पर पिछले 2 साल में क्या हुआ। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट झारखंड की बात करूँ तो ये नवंबर 2021 में 11.2% था, 11.2%, और
इंडिया की बात की जाए इसी 2000 नवंबर 2021 में, तो वहाँ 7.5% है। यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज़्यादा झारखंड में बेरोजगारी है। देखिए, आप लोग आंकड़े पर बात करते हैं। देखिए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। ठीक है। यहाँ तो आंकड़ों में दिखता कुछ है हाँ। और सही में होता कुछ और है। तो मतलब ये मैनिपुलेटेड है जो मैं। और आपने कहा है, हाँ। हो सकता है ये सच हो, ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये भी सच है। तो ऐसे हालात में जी। जहाँ हमारे राज्य की जहाँ तक बात है रोजगार की, नौकरियों की, मैं आपको बता दूं, वैसा 20 सालों में जी। सरकार के महकमे में अगर नौकरियों की बात करें, जी। नौकरियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20 सालों में सरकारी महकमे के किसी विभाग में नियुक्ति नियमावली नहीं बनी। ठीक है, 20 सालों में पहली बार विभागों में नियुक्ति करने के लिए नियमावली बन रहे हैं। लगभग 80% नियमावली हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। और पढ़े लिखे नौजवानों का, पूर्व में जो सरकार थी, एग्ज़ाम लिया हुआ का रिजल्ट भी नहीं प्रकाशित कर पाए 5 साल में। हाँ। एग्ज़ाम भी नहीं ले पाए, रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया। हम लोगों ने रिजल्ट भी प्रकाशित किया, नए एग्ज़ाम भी लिए और उसका रिजल्ट भी निकाल दिया। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जेपीएससी है। हाँ। जेपीएससी में पहली बार भारत में इतने बड़े पैमाने पर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। जी। लगभग 2.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन उसी पे तो सवाल खड़े हो गए, आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया जेपीएससी का। उसमें बीजेपी कह रही कि धांधली हुई है, सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। इससे पहले भाई साहब सीबीआई जांच चल रही है इसी क्रम में। और पता है उसमें जितने भी चेयरमैन वेयरमैन हैं सभी जेल में हैं। अच्छा। आज और कई नौजवान जिन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया वो पास होकर के आज डीएसपी बने हुए हैं, और सीबीआई के जांच के बदौलत। सीबीआई ना जांच का रिपोर्ट देती है, ना जांच का ये करती है चीज़ों को। और आज अनेकों बच्चे, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई डीएसपी है, ये सारे अभी वो सीबीआई के जांच के दायरे में वो अभी कार्यरत। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे काम हो रहा होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अब तो यही है कि सीबीआई जांच कर रही है, यही बात बोलते हैं ये। अच्छा। और ये वाला जो आप पर आरोप लग रहा है जेपीएससी वाला, क्या आप चाहेंगे कि इसमें भी जांच हो जाए? इनके कहने से क्या सारी वो कहें तो वो सभी गुनाह। कोर्ट गलत मानने को तैयार नहीं है और बीजेपी के लोग गलत मानने को तैयार हैं। अब ये बताइए, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। अब कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि कौन सही है कौन गलत। अच्छा, मतलब बहुत आराम से निकल जा रहे हैं इस बीच में। एक और विवाद से आपका पाला पड़ा है, वो सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सितंबर की बात है कि जो आपकी सरकार ने नए विधानसभा भवन में मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए जगह दी, इस पर बड़ा बवाल हुआ। बीजेपी ने कहा कि उन्हें भी हनुमान मंदिर बनाने के लिए आप जगह दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हुल्लड़ पार्टी है। ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं और आवाज़ें, ये मुंह से शेर मारने वाले हैं। अच्छा। और जो डर गया सो मर गया वाला कहानी। हम लोग उनमें से नहीं है। हम लोग मुंह से शेर नहीं मारते, हम लोग आमने सामने भिड़ते हैं। अच्छा, मतलब बोलकर शेर मारते हैं, ये कह रहे हैं आप? वो लोग मतलब हम लोग पकड़ के मारते हैं। और जहाँ तक विधानसभा की बात है जी, ये उन्हीं से पूछ लीजिए, उन्हीं की परिपाटी थी। ये चीजें उन्हीं के एस्टेब्लिश की हुई चीजें थी। अच्छा, नमाज अदा करने के लिए नमाज अदा करने की हमारी कोई परिपाटी नहीं थी। क्योंकि हमारा विधानसभा का भवन बदला गया
जो चीजें विधानसभा की भवन बदली, जो जहां जहां था वो चीजें उसकी बोर्ड वहां अच्छा, लगनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो पहले से व्यवस्था थी कि मुस्लिमों को वहाँ वो नमाज अदा पहले करनी से ही है। व्यवस्था थी। तो उसी को आपने वहाँ पर कंटिन्यू किया। अब जिसको जो कमरा अलॉट था वो कमरा तो आप अलॉट करेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं हनुमान मंदिर बनाने के लिए जगह दीजिए। अब 5 साल क्या किया इन लोगों ने? उस दौरान उनको बना लेना चाहिए था हनुमान मंदिर। क्या किया उसमें? तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर थे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री तो ये कहते फिरते थे, जी। हमारी सरकार है, जो चाहेंगे हम करेंगे। तो और अब चूंकि इन लोगों ने ये गलती की और बल्कि हम लोगों ने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया। अब वो नमाज साला नहीं है, नमाज पढ़ने का ये नहीं है। वो सभी लोगों के लिए वहाँ एक मेडिटेशन ये है, जो लोग जाएं अपना अच्छा, मतलब उस प्रार्थना जगह करें। किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं हाँ, प्रार्थना हाँ। करने के लिए, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर से मैं विकास की बात पर आता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस राज्य को डबल इंजन सरकार की जरूरत नहीं है, सिंगल इंजन में ही काम चल जाएगा, और सिंगल इंजन में बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण धन धान्य है, प्रचुर है, यहाँ पर अभी भी 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? मतलब मैं आपके 2 साल हुए हैं, इसके पहले भी सरकार यहाँ पर रही, लेकिन वजह क्या आपको नजर आती है इसके पीछे? यही तो मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बात कहा। आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा, शायद आश्चर्य नहीं, बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा। ये धरती में जो बीचेस का सृजन हुआ ना, वो पहला झारखंड में हुआ। हमारा सिंहभूम चाईबासा का एरिया है जी। वो धरती का पहला बीच। अच्छा, ठीक है, आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात होगी ये हमारा बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला था, ठीक है। उसी को मैंने देखा था अभी हाल का ही। उसके बाद जब हम लोग को कुछ समझ में आया तो पता चला कि इस धरती में खनिज संपदा एकदम भरा पड़ा है, चाहे कोयला हो, लोहा हो, अब्रक हो, वटेवर जो भी हो जी। और इसका खनन 100 साल से हो रहा है। लेकिन 100 सालों में भी इस राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लोगों का जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, बल्कि डिग्रेड हो गया। जी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। और ये पैसा राजकीय कोष में नहीं जाता है क्या, कहीं और चला जाता वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आज हमारे पास भारत सरकार आके बोलती है कि माइंस ऑक्शन करो, बड़े बड़े व्यापारियों को दो, जो वो आज कर रहे हैं। जी। कभी एयरपोर्ट दे रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, कल को देश भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी भी कुछ चीज़ें बची है, अलग अलग जगह पर लोग हैं, तो आप लोगों उन ने व्यापारियों को नहीं बुलाइएगा झारखंड में। व्यापार, देखिए व्यापार तो व्यापार ही करेगा, लेकिन अब तो यहाँ के राजस्थान लोगों की सरकार भी बुला रही है अडानी को। यहाँ के लोगों के हम भी बुला रहे हैं। हाँ। तो व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो अपने वजूद को ना खत्म करता। आज बोलते हैं कि आपको रॉयल्टी मिलेगा, आपको डीएमएफटी फंड मिलेगा। ठीक है। तो होता क्या है, वो तो सारे सरकार के खाते में आते हैं, रैयत के खाते में कहाँ जाता है? आज तक जितने भी खनिज संपदा निकाले गए हैं उसमें से एक भी माइंस का रिक्लेम करके हमें वापस नहीं की गई। कौन गुनहगार है इसके लिए? भारत सरकार, चाहे जो भी सरकार रही हो केंद्र में। क्योंकि सीसीएल कर रही है काम। नहीं तो इसके लिए सिर्फ यहाँ वर्तमान सरकार ये दोषी है। राज्य में खनन कार्य सबसे अधिक भारत सरकार उपक्रम कर रही है। नहीं तो वही तो मैं आपसे हेमंत जी पूछ रहा हूँ कि इसके लिए आपको क्या लगता है, सिर्फ जो भी मौजूदा वर्तमान सरकार है बीजेपी की केंद्र में वही दोषी है, या पूर्ववर्ती सरकारें भी, चाहे यूपीए का शासन जो रहा भी हो, सरकार केंद्र की रही है, जो भी हो गलत हो रहा है। झारखंड के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। आप बताएं, हमें जमीन की कंपनसेशन मिलती है, ये भारत सरकार उपक्रम उड़ीसा को, बंगाल को, जहाँ जहाँ माइंस होते हैं उनको जमीन की कंपनसेशन देती है राज्य सरकार की। लेकिन ये आज तक राज्य सरकार की जमीन का कंपनसेशन इन लोगों ने नहीं दिया।
आज हम लोगों ने जब क्लेम किया लगभग 1 लाख करोड़ रुपया हमारा उनसे बकाया निकलता है, आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। अभी गोल गोल घुमा रहे हैं हमें। इस बारे में बात हुई अभी प्रधानमंत्री से संपर्क किया आपने? कई बार बातें हुई है हमारे मंत्री जी, उसके जब इनको पता चला कि इस कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसके लिए हम किसी भी इंसिडेंट तक जा सकते हैं जी। तब उन्होंने थोड़ा सा हमें कूल डाउन करने का प्रयास किया है, लेकिन हम अपना राइट्स लेकर रहेंगे। अच्छा, अधिकार लेकर रहेंगे। और अगर वो पैसे अगर हम रैयतों को दे दें तो आज रैयत की जो खस्ता हालत है उसमें कितना बदलाव आता। अच्छा, एक बात बताइए, फिर से मैं एक राजनीतिक सवाल पे आ रहा हूँ, थोड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव में भी बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। पूरे देश में अभी ममता बनर्जी लीड कर रही हैं एक तरीके से विपक्ष को। तो मैं हूँ नहीं, अब मैं नहीं अरे आप युवा हैं अभी तो, युवा होने से संभावना है आप में। युवा है तो इसका मतलब क्या है कि आप हमें कहाँ जवा भी देंगे? युवा है। मुझे ये बताइए, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था कि ममता बनर्जी आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं, जिस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रही हैं हर जगह घूम घूम कर? देखिए, ये इसका निर्णय तो मैं नहीं करता और न ही मैं उसको कोई इसके लिए मैं यहाँ अधिकृत हूँ। ये तो जनता का निर्णय है कि प्रधानमंत्री कौन होगा जी। हाँ, ये बात जरूर है, अपोजिशन साइड में ममता दी काफ़ी मुखर हैं और मौजूदा राजनीतिक हालात को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। हाँ। और उनका जो देश का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी वो पक्षधर हैं और उसको मजबूती से बात को रखती हैं। नहीं तो, लेकिन एक कोशिश उनकी और भी नजर आती है, जो उन पे आरोप लग रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को दरकिनार कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के बिना कोई ऐसा विपक्ष का गठबंधन बन सकता है जो बीजेपी से, मोदी सरकार से मुकाबला करे? देखिए, अपने अपने क्षेत्र में जो राजनीतिक दौड़ में रफ्तार जिसकी है वो तो आगे रहेगा ही। यानी माइनस कांग्रेस बन सकता है विपक्ष, आपको लगता है? नहीं, माइनस कांग्रेस कहाँ हम कह रहे हैं, कांग्रेस ममता जिस कोशिश में दिखती हैं। देखिए, अब वो विषय बात क्या है कि कल को गठबंधन होता है नहीं होता है, वो विषय नहीं है। सब लोग की अपनी राजनीतिक ये होते हैं, रफ्तार होते हैं, उस हिसाब से लोग चलते हैं। उसको अभी आकलन करना ये समय नहीं है, सही नहीं होगा। नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी जो कोशिश कर रही है अपना करती रहे। अब उनका अपना राजनीतिक, जैसे अभी गोवा चुनाव लड़ रही हैं, अभी कहाँ मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ तो हरियाणा में भी कांग्रेस के एक बड़े नेता को तोड़ दिया। हरियाणा में अब क्या है मतलब टीएमसी का, लेकिन वहाँ भी अशोक तंवर को ले आई अपने पास। वैसे तो बीजेपी के भी लोग गए। हाँ। तो ऐसा नहीं है, ये आज के दिन में मोदी जी बहुत कुछ सिखा रहे हैं सब लोगों को, राजनीतिक दल के लोगों को। अच्छा, ये मोदी जी से हम लोग सब सीख रहे हैं। अच्छा, ये चालबाजियां, ये सारी चीजें। वो हेडमास्टर हो गए आजकल पॉलिटिक्स के। चलिए, इस बात को आप बेबाकी से मान रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बातचीत के संदर्भ में जब विकास की बात हुई तो आपने कहा कि कोरोना से बहुत प्रभावित रहा, मतलब पूरा देश रहा, दुनिया, और इस वजह से आप लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाए। अब ओमिक्रॉन है, आपको पता है एक नया वायरस आ रहा है कोरोना का, आ चुका है बहुत जगहों पर। फिर मैं आंकड़ों की जुबानी बात कर रहा हूँ कि आपके स्टेट में अभी भी लगभग 20% ऐसी आबादी है जिन्हें कोरोना की पहली टीके की डोज नहीं लगी है, और लगभग 54% ऐसे हैं जो दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं। ऐसे में कोविड से कैसे लड़िएगा आप, ओमिक्रॉन से खासतौर पर? देखिए, डोज नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोरोना को यूं ही ले रहे हैं। अब जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता रही है और उस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राज्य सरकार बनाती है, उसके तहत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और नहीं, वैक्सीन मिल तो रही ना आप लोगों को? कई राज्य कह रहे हैं कि हमें उस तरह से वैक्सीन नहीं दी जा रही है केंद्र की तरफ से। नहीं, वो तो भाई मैं आपको कहूँगा नहीं, मुझे लगता है कि वो आप आंकड़े के माध्यम से ही देखेंगे, राज्य सरकारों के आंकड़े के माध्यम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शुरुआती दौर में बहुत सारी समस्याएं हुई और इस संक्रमण कहें, ये इस विपत्ति में छींटा-कसी पर मैं थोड़ा ये नहीं करना चाहता, राजनीति की ये को नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन कई चीज़ों में केंद्र सरकार ने अपने अधीन करते हुए अपनी ताकतों को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया। निजी स्वार्थ के लिए? अब
राज्य सरकार अब जैसे बीच में आई कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन से लोग मरे, इस बात को लोग माने या ना माने, आप स्वीकार करते हैं ना इस चीज़ को? ये ऊपर वाला देखने वाला है। हाँ, अब झारखंड का ऑक्सीजन अलॉट हो गया हरियाणा को, कर्नाटक का ऑक्सीजन अलॉट हो गया यूपी को, यूपी का ऑक्सीजन अलॉट हो गया दिल्ली को। अजीब सी स्थिति हो गई। मिसमैनेजमेंट या जानबूझकर ऐसा किया गया? ये तो उन्हीं से पूछ लीजिए जिन लोगों ने किया, अच्छा, क्योंकि ये सीएमओ खुद, पीएमओ खुद ही देख रहा था ये पूरी चीज़ों को। मतलब जिस राज्य में ऑक्सीजन है उसको भी अब, अगर यहाँ हमारी राज्य में ऑक्सीजन है तो हमें लेना पड़ेगा पंजाब से। अच्छा। तो ये कौन सा फार्मूला है? अच्छा हेमंत जी, मैं देख रहा था अभी अखबारों में खेल के प्रति बड़ी आप में दीवानगी नजर आ रही है। मैं देख रहा हूँ खिलाड़ियों वगैरह को बहुत प्रमोट कर रहे थे आप। कुछ खास नीति लेकर आ रहे हैं क्या, पॉलिसी लेकर आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप स्पोर्ट्स में मैं समझता हूँ कि देश में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और देश को स्पोर्ट्स में एक अलग स्थान हम दिला सकते हैं और दुनिया में झारखंड एक अलग पहचान बना सकता है। अच्छा। और इसको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारा यहाँ स्पोर्ट्स टूरिज्म की जो ये हैं मतलब पोटेंशियल है, वो मतलब कहेंगे कि अनमैच्ड है। आज तो टूरिज्म के लिए क्या किया आपने? टूरिज्म में मैं प्रयास हूँ, अभी हमारे उस पर प्रोग्राम चल रहा है, टूरिज्म पॉलिसीज भी हमारे आ रहे हैं। और जो लोगों को नहीं पता है इस राज्य के संसाधनों के बारे में, वो हम एक बड़ा डिस्प्ले के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे। अच्छा। वो भी इमर्जिंग झारखंड का एक हिस्सा रहेगा। हाँ। और चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे नेचुरल ब्यूटीज़ हो, बहुत सारे यहाँ ही हमारे यहाँ पहला जो आप जहाँ से आपके जन्म स्थल है उसके बगल में ही डाल्टनगंज, हाँ, पलामू टाइगर ये रिजर्व फॉरेस्ट था जी। जो किसी न किसी तरीके से एक समय पर कम होता चला गया। उसको रिस्टोर हम लोगों ने करने का एक प्रोग्राम लिया है जी। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट की बहुत बड़ी स्ट्रेच है जहाँ हम टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं वहाँ पर। हाँ, काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ लोग माइंस मिनरल्स में ही घुसे रह गए। सब चूहों की तरह कुतरने में लगे हुए हैं, कितना इधर से इधर, और सारी तो फिर से मैं आपको वही कहूंगा, तो रघुवर दास तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, माइंस वगैरह को लेकर भी कर रहे हैं कि लूट जारी है वहाँ पर। पूछिए, सीसीएल की यहाँ सबसे अधिक माइन चलती है, एनटीपीसी की सबसे अधिक चलती है, भारत सरकार उपक्रम सबसे अधिक माइंस कर रही है। तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि भाई वो हम जब अगर उस पर नकेल कसते हैं तो भारत सरकार तुरंत इस बात के लिए नहीं, राज्य सरकार डिस्पैच होना बंद कर दिया है, क्राइसिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम यहाँ प्राइवेट माइंस लगभग नहीं है, भारत सरकार की उपक्रम है या फिर पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होगा, बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होगा, या इस तरीके के कोई बड़े इंडस्ट्रीज का ही कोई 2-4 लोगों का होगा जो अभी ऑपरेशनल भी नहीं हुआ होगा। अच्छा। लेकिन जो ऑपरेशनल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जहाँ तक चोरी की बात है, अभी आप विभिन्न जिलों में जाकर देखें, देखिए छिट-पिट चीज़ें कुछ होती होंगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऑथराइज्ड वे में जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं वो आज आप पता कर लें, तो मैं भी कोई उदाहरण भी दें तो फिर मैं उस पर कोई कार्रवाई करूं। कहीं कोई ना कोयला चोरी हो रहा है, ना आयरन ओर की ये चोरी हो रही है। आयरन ओर की तो बात है, सारे आयरन ओर तो बंद है, चोरियां होंगी कहाँ से जी। अब कोई साइकिल से कोयला लेके जा रहा है अपने घर में खाना बनाने के लिए, तो अब उसको आप क्या बोलेंगे?
यहाँ तो वो दिन था जो लोग ट्रक और ट्रेनों से कोयला ले जाके ट्रेन के ट्रेन कोयला चोरी करते थे। अच्छा, पूरी ट्रेन गायब कर देते थे। पूरी ट्रेन, अच्छा, ये स्थिति रही है। तो आज वो सारे बंद हैं और तकलीफ इनकी यही है कि सारे काम करने वाले इन्हीं के लोग। यहाँ का आदिवासी बेचारा चोरी करने से ऐसे ही डरता है। दलित पिछड़ा की हिम्मत नहीं है ये सब काम करने की। काम करने की हिम्मत किनको है आप अंदाजा लगा सकते। ये लोग तो मार खाने के लिए आदि हैं। बेचारा वो कहाँ से चोरी करेगा, कहाँ से पूंजी लाएगा, कहाँ से ट्रैक्टर लाएगा, कहाँ से जेसीबी लाएगा और खोदेगा। क्या खोदाली और फावड़ा से वो चोरी करेगा यहाँ पर? ये तो गैंगों का काम है। और आज जो दुनिया भर है, जो अमन साहू और कौन साहू सब जेल में है, वो सब कौन है? ये सब उन्हीं के गुर्गे हैं, सब इर्द गिर्द के। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कौन सा ऐसा काम है जो आपके दिल के बहुत करीब है, आने वाले दिनों में आप करना चाहते हैं, या आपको मलाल है कि अभी इन 2 सालों में नहीं कर पाए लेकिन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ों की बात नहीं है। इस राज्य को एक दिशा, अभी हम लोग एक उनके लिए हम लोग एक रास्ता, एक ट्रैक हम लोग तैयार कर रहे हैं जिस पर राज्य बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी के साथ बढ़ेगा और सुरक्षित बढ़ेगा। ये नहीं कि कोई इधर टेढ़ा मेढ़ा दायां बायां। उसके लिए एक सुगम रास्ता हम लोग बनाने के प्रयास में हैं। और आज जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती है, शिक्षा को लेकर के चीज़ें, सवाल ये रहता है, उन सब को आज यहाँ कुपोषण का 20 सालों में कभी किसी ने प्रोग्राम नहीं किया। यहाँ कुपोषित बच्चे हैं, 43 बच्चे कुपोषित हैं यहाँ पर। यहाँ कभी कुपोषण का प्रकोप नहीं था। आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासियों की परंपरा क्या है? गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, ये इनका पशुधन है। इनके पास कोई कैश बैंकों में नहीं होता है। किसी के पास एटीएम कार्ड आपके पास नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इनके पास यही पशुधन हुआ करते थे। लेकिन समय बीतता गया, क्या व्यवस्था आई, क्या कानून आया कि वो पशुधन खत्म हो गए और वो लोग गरीब हो गए। आज इको सेंसिटिव जोन के नाम पर जंगल और जंगल के तराई या जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के ऊपर पशु रखोगे तो जेल जाओगे। ये कौन कर रहा है? ये सरकार ने पॉलिसी बना रखी है। केंद्र सरकार ने? हाँ, या पूर्ववर्ती सरकार राज्य की? केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है। अच्छा, कि आप जंगल में रहोगे, जानवर नहीं रखना है। जानवर रखोगे तो जंगली जानवर आएंगे, वो हार्म करेंगे आपको। और ये लोग इतने जंगलों को खोद खोद करके इतना तबाह कर दिए कि सारे जंगल के हाथी उतर करके आप शहर में आ गए हैं। हमारे रोज घर गांव को तोड़ते हैं। तो उस पर फोकस है आपका? हमारी सारी चीज़ों पर नज़र है। कहाँ, मुझे इस बात की बताने की आवश्यकता नहीं है कि डाल्टनगंज पलामू में क्या ज़रूरत है। आज डाल्टनगंज पलामू शेडो एरिया रहा है। बरसात के दिन में भी पानी ख़त्म हो जाता है उस तरह पहुँचते पहुँचते। अभी जाके आप पता करें कितनी बड़ी बड़ी हम लोगों ने इरिगेशन स्कीम ली है वहाँ पर। इससे पहले कभी इतनी बड़ी स्कीम नहीं ली गई थी कि उनको हम पानी से, और वहाँ के लोग मेहनती हैं, वहाँ का ज़मीन फर्टाइल है, उन सब को टेकअप किया अभी हम लोगों ने। अलग अलग हर जगह पर क्या चीज़ की आवश्यकता है, हम लोग उसको फिर से उस व्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग यही दिक्कत हो गया कि आज लोगों को कोई सरकार की सपोर्ट नहीं होने की वजह से किसान खेतीहर मजदूर बन गया। आज देश का आंकड़ा ये भी देख लीजिए आप लोग, इतना बढ़िया आंकड़ा दिखाए, एक आंकड़ा वो भी देखिए कि आज़ादी के समय कितने यहाँ किसान थे, आज वो कितने हैं। तो आपको पता चलेगा कि किसान सब खत्म होने जा रहे हैं। अब किसान, कल बड़े बड़े उद्योगों का नाम आएगा कि ये सब किसान हैं।
जिन्होंने कभी फावड़ा नहीं उठाया होगा। आदमी का पेट भरेगा कहाँ से? बस किसान ही भरेगा। नोट से हमारा पेट नहीं भरना। आज के दिन में घूम फिर के अनाज ही खाना है जी। कपड़ा भी हर गरीब को चाहिए, हर अमीर को चाहिए। अनाज भी हर अमीर को चाहिए, हर गरीब को चाहिए। तो किसान आंदोलन सही था ना फिर तो आपके मुताबिक? इसमें क्या, पूरा देश सही मानता है इसको। और कानून जो वापस ले लिया मोदी सरकार ने? देखिए वो तो चूँकि सामने एक युद्ध है, चुनाव की वजह से। चुनाव का युद्ध है, इसकी वजह से जो लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है। बस जी, भी तो खूबसूरती है कि सरकार ने वो बात मान ली आंदोलनकारियों की। कितने लोगों के मरने के बाद 700 किसान मारे गए बस, कोई कंपनसेशन नहीं। 1.5 साल भर तक किसान जो अलग अलग जगहों से दिल्ली के बॉर्डर में पड़े रहे, वो खेती जो हुआ नुकसान उसका कौन भरपाई करेगा? कोई जवाब नहीं। कौन जवाब देगा? तो पब्लिक ऐसा नहीं है बस। ठीक है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या नहीं होंगे, लेकिन बुद्धि विवेक तो है। बुद्धि विवेक, आज वही बूढ़े बुजुर्ग देखे होंगे वहाँ किस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। हाँ। महिलाएं थी। ये आंदोलन भी देश को याद रखेगा। हम लोग तो आंदोलन का ही उपज है। हम लोग को ने तो देखा है कैसे आंदोलन खड़ा किया जाता है, उसको बरकरार रखा जाता है। 40 साल लग गए राज को लेने में हम लोगों को। 40 साल, एक पीढ़ी पार हो गई। आपके पिताजी ने भी लंबा संघर्ष किया। अच्छा हेमंत सोरेन जी, क्या राष्ट्रीय राजनीति में भी आने वाले दिनों में कुछ आप देखते हैं अपने लिए संभावना? वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं या झारखंड तक ही खुद को रखना क्या चाहते कुछ हैं? हो या ना हो तो सांसद पार्लियामेंट तक तो जा ही सकते हैं। तो आप गए भी थे राज्यसभा के हाँ, सदस्य भी वहाँ थे। तक तो जा ही सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक तो रास्ता है हमारे पास जाने के लिए। जी जी। और बाकी वहाँ के बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद तय किया जाएगा। चलिए, मतलब अब देख रहे हैं आप वहाँ भी अभी दिल्ली की गद्दी की तरफ पार्लियामेंट तो दिखाई देता है हमें, दिखाई देता है। और अगली बार पार्लियामेंट पुरजोर शोर से झारखंडियों से भरा रहेगा, इस बार देखिएगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। और आने वाले सालों में भी बढ़िया काम आप कीजिए, राज्य को तरक्की की राह पे ऐसे ले जाइए। आइए देखिए, गांव देहात जाइए, हाँ। पूछिए जरा लोगों से। मेरे मुस्कुराने से मुझे उतनी खुशी नहीं होती है जब एक गरीब मुस्कुराता है। वो मुस्कुराता है तो समझिए कि हाँ, ये पिक्चर बॉय का काम अच्छा पोस्टर बॉय नहीं नहीं बनना है। नहीं है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।